हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशीष यादव। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष ज्ञान को। चलिए आज सबसे पहले हम क्लास 10th का हम फिजिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं एग्ज़ाम के लेवल का, जो एग्ज़ाम में पूछने वाला है। जिसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसे एग्ज़ाम में पूछता है, हर साल पूछता है, सब साल पूछा हुआ सवाल है। अगर अगले साल भी पूछेगा, ये मेरा 99% मेरा वादा है कि सवाल जिस टाइप का सवाल अभी आप लोगों को बता रहे हैं, ये 100% नहीं 99% आपको ये सवाल पूछेगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कि सभी क्वेश्चन यहाँ पे आंसर लिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन का आंसर लिया हुआ है। आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछेगा इसी टाइप का, आप लोग आसानी से जवाब दे पाइएगा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह भौतिक कारण जब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी से देखिए, जैसे प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। यहाँ देखिए, अभी अगर प्रकाश नहीं हो, देखिएगा तो कोई भी आदमी किसी को नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? वहाँ पे प्रकाश नहीं है। इसलिए अभी जैसे सूर्य जैसे निकला, वहाँ पे अब प्रकाश आया, उसके बाद प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचा और आँखों से वस्तु तक पहुँचा, उसी बीच उसके बाद है प्रकाश। प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वहीं प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचते हैं, उसको वस्तु को देखने में हमें मदद करती है। चलिए सबसे पहले प्रकाश तो जान ली, उसके बाद जानते हैं प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आप लोग जान लिए ई क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले। उसके बाद है प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश, अगर प्रकाश नहीं होता, अगर ये मन करके चलिए 1 महीना हमारे गाँव में प्रकाश अगर सूरज नहीं होगा, तो बहुत आदमी ऐसे हो जाएंगे जैसे तुरंत बाबा धाम पहुँच जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ जो है प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश हमें ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये बात तो हम लोग समझ गए। उसके बाद चलिए सबसे पहले यहाँ पे निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग ये एग्जाम में 100% पूछेगा। ये एग्जाम में 100% पूछेगा आप लोगों को, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो आप लोग सीधा टिक मारिएगा यहाँ पे। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग आसानी से मार दीजिए। आप लोग अरे ये क्वेश्चन दिमाग ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। यहाँ पर तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो छोड़ करके भागिए वहाँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रकाश का निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले। उसके बाद देख लेते हैं प्रकाश सरल रेखा में गमन करते हैं। सरल रेखा यानी, सरल रेखा मतलब क्या होता है? सरल रेखा यानी सीधी रेखा पर गमन करती है। प्रकाश ये है, मान कर चलिए यहाँ मेरा सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश से इसी को कहते हैं सरल रेखा। सरल रेखा, इसी को हम सरल रेखा बोल देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये वाली बात तो हम जान लिए, सरल रेखा। सरल रेखा को ही सीधी रेखा कहते हैं। सीधी रेखा कहते हैं, सरल रेखा को हम कहते हैं सीधी रेखा। यहाँ पर उसके बाद है हमारे पास ये तो देख लिए, प्रकाश सीधी सरल रेखा पर गमन करती है यानी सीधी रेखा पर गमन करती है। प्रकाश सीधे चलता है यानी टेढ़ घुंचा ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। ऐसे प्रकाश को कभी देखें ऐसे चलते हुए नहीं चलता है। प्रकाश सीधा चलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन के सबसे पहले। उसके बाद है मेरा क्वेश्चन, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस दिशा में प्रकाश जाती है ना, उसी दिशा के गमन पथ के, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है ना, यहाँ से मन करके चलिए ये मेरा सूर्य है, ये मेरा सूर्य हो गया। ये जहाँ से गमन की ना, इसी किरण को क्या कहेंगे? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, गमन प्रकाश जिधर गमन करती है या जिधर जाती है, उसी को क्या कहेंगे हम? किरण कहेंगे। किरण कहेंगे। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये बात ही अच्छा से समझ में आ रही होगी। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वे पदार्थ जो प्रकाश स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। यानी वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे कहेंगे अदीप्त पदार्थ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं हम।
यानी जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैसे प्रकाश देखिए, जैसे आप लोगों को समझा दे, दिमाग में घुसा दे, सूर्य हमारा है प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी वहीं पे चंद्रमा बोल दे, जैसे चंद्रमा बोल दे, यहाँ पे चंद्रमा बोल दे तो आप लोगों को चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, चंद्रमा जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, बल्कि यही सूर्य का प्रकाश अगर चंद्रमा पर पड़ती है तो वो परावर्तित कर देती है, उसी को हम बोलते हैं चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित करती है। प्रकाश देखिए, हम यहाँ पे देखिए, प्रकाश चंद्रमा जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो सूर्य आ गया हमारा आत्मदीप्त पदार्थ और चंद्रमा आ गया हमारा अदीप्त पदार्थ। यहाँ पे चंद्रमा आ गया और दीप्त पदार्थ। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये सभी बातें अच्छा से समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 100% आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को जितना भी बता रहे हैं, क्वेश्चन को सीधा दिमाग में घुसा लीजिए। उसके बाद चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, चंद्रमा अदीप्त पिंड है, चंद्रमा अदीप्त पिंड है। अभी आप लोगों को हमने बताया चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि सूर्य का प्रकाश लेकर के उसे परावर्तित कर देता है, उसी को हम बोलते हैं चंद्रमा तो प्रकाश उत्सर्जित करता होगा। चंद्रमा कभी भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि सूर्य का आई हुई प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है, उसी को हम बोलते हैं। चलिए प्रकाश, इसके बाद चंद्रमा अदीप्त पिंड है, यानी चंद्रमा जो है यहाँ पे अदीप्त पिंड है, यानी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। उसके बाद ये इसको देख लिए हम। उसके बाद प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौट जाना परावर्तन कहा जाता है। यानी प्रकाश यहाँ से देखिए, सूर्य यहाँ है, यहाँ सूर्य है, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, यहाँ से जो पहले गया कोनो वस्तु से टकरा करके उसी माध्यम में अगर लौट गया, तो पहले किरण जो गया उसी माध्यम से जो लौट गया, उसी को हम परावर्तन बोलेंगे, उसको बोलेंगे परावर्तन, उसी को बोलेंगे परावर्तन। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आप लोगों को याद रख लेनी है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। यहाँ पे देखिए, कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। यहाँ पे ये आप लोगों को आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जैसे कोण आई बराबर कोण आर, वहीं जो बोले आप लोगों को, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए उसके बाद फिर चलते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब हमारा जो होता है, जो कभी उल्टा दिखाई देता है, कोई सीधा दिखाई देता है, तो वो किसके माध्यम से, यानी प्रतिबिंब के माध्यम से उल्टा और सीधा दिखाई देता है। चलिए प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा फिगर बनता है, यानी उल्टा इमेज, यानी उल्टा फोटो बनता है, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा फोटो बनता है। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब में सीधा फोटो बनता है। आप लोगों को, हम आशा करते हैं आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कोई भी समतल दर्पण ले लेते हैं, ये समतल दर्पण है। यहाँ पे जो है, ये तो हमारा P हो गया पोल। उसके बाद यहाँ पे कुछ दूर आकर के यहाँ पे हमारा फोकस दूरी है। उसके बाद यहाँ पे C वक्रता है, ये फोकस दूरी है, तो ये वक्रता त्रिज्या है, ये पोल है, तो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, फोकस दूरी। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। चलिए, ये बात तो अपने लोग समझ में आ गए इसको। तो यहाँ पे होता है F बराबर R/2। इस फार्मूला को आप लोग को याद रखना। यहाँ पे तो ये जो है ना, ये 100% से भी ज़्यादा बोल सकते हैं। ये एग्जाम में पूछवे करेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आप लोगों को याद रखना है, कहीं नहीं घबराना है। यहाँ पे देखिए, F बराबर R/2। अगर R बराबर 2 आप दिया रहे तो आप लोग नहीं घबराइएगा। अगर इसी 2 को इस साइड बराबर के उस साइड गुना है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये भागम हो जाएगा, तो F बराबर R/2 इसी को लिखा गया है। तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं इस क्वेश्चन को।
तो चलिए इसको देख लिए। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब अभी आप लोगों को बता दिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोगों को सीधा बनता है। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब हम देख लिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देख लिए। उसके बाद देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है ना, वस्तु के समान होता है और वस्तु का आकार और समान होता है वस्तु के। सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब, यहाँ पर देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए। उसके बाद देखिए, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए एक गोलीय केंद्र बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं P। इसी को यहाँ पे देख लीजिए, हो जाएगी रेखाखंड, यहाँ पे फोकस दूरी, उसके बाद कहीं भी दे दीजिए उल्टा त्रिज्या, उससे मतलब नहीं। यहाँ पे दीजिए क्या, इसको देख लीजिए, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव यानी पोल, इसको पोल बोलते हैं, इसको पोल यानी ध्रुव बोलते हैं, इसी को ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्पण में सभी दूरियाँ दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अगर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक दर्पण ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, यानी इसको, ये तो गोलीय दर्पण बोल रहा था तभी। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लेते हैं एक समतल दर्पण, यहाँ पे समतल दर्पण, यहाँ पे मान लीजिए ये पोल है, ये है हमारा पोल P। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से कोई भी दूरी अगर मापी जाएगी ना, तो यहाँ से मापी जाएगी, यहाँ से ध्रुव से कोई भी दूरी, अगर कोई भी दूरी मापी जाएगी नहीं, यहाँ से ध्रुव से मापी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, इधर अनंत तक आएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई भी दूरी मापी जाएगी ना, अगर कोई भी दूरी इस दर्पण पे मापी जाएगी, तो दर्पण पे अगर कोई दूरी दर्पण से कहीं भी मापी जाएगी, तो दर्पण से अगर कोई कहीं भी दूरी मापी जाएगी ना, सबसे पहले तो यहाँ ध्रुव से मापी जाएगी, ध्रुव यानी पोल से मापी जाएगी। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये बातें अच्छी से समझ में आ गई होगी। चलिए सबसे पहले आइए दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है ना, भाग है, तो गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी खोखले गोले यानी गोलाकार जो भी है ना दर्पण, उसका एक भाग क्या कहलाता है, उसका एक भाग कहलाता है यहाँ पे गोलीय दर्पण। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग है, तो गोलीय दर्पण कहलाएगा। कोनो भी है ना ऐसे ना इस टाइप का, तो ये जो है गोलीय दर्पण कहलाएगा। एक भाग, कोई एक भाग गोलीय दर्पण कहलाएगा, कोई भी एक भाग गोलीय दर्पण कहलाएगा। सबसे पहले हम लोग ऊपर का क्वेश्चन इसको समझ लिए। चलिए आप चलते हैं यहाँ पे, ये नहीं समझे, यहाँ पे देख लीजिए कैसे बोल रहा है, कोनो भी गोला है ना, उसका कोई भी एक भाग गोलीय दर्पण कहलाता है। हम आपको समझा दिए यहाँ फिगर में, जैसे ये एक गोलीय है, गोलीय दर्पण मान लीजिए, इसको जो है ना, इसका एक भाग जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ना, ये कहलाएगा गोलीय दर्पण, ये कहलाएगा गोलीय दर्पण, ये कहलाएगा गोलीय दर्पण। यहाँ पे आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, हम जानते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चलिए फिर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक एवं उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे जो है ना, अवतल दर्पण की फोकस यानी अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक, उत्तल दर्पण की फोकस होता है काल्पनिक। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस यानी होता है वास्तविक, अवतल दर्पण की फोकस होता है वास्तविक, उत्तल दर्पण की फोकस होता है यहाँ पे काल्पनिक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन समझ में आ। चलिए तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी दर्पण जो है ना, दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को, यहाँ पे देखिए एक दर्पण है, मान लीजिए ए समतल दर्पण, यहाँ पे
ये यहाँ पे पोल है P, समझे। ये ध्रुव है, इसको कहते हैं हम ध्रुव, इसको ध्रुव कहते हैं, यहाँ पे ध्रुव कहते हैं इसको। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ मान लीजिए वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे फोकस दूरी, यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले बोल रहा है दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच, ध्रुव एवं फोकस के बीच फोकस दूरी कहलाते हैं। यानी यहाँ से पोल और ये फोकस दूरी जो है, यहाँ पे फोकस दूरी या इसके बीच की दूरी को कहेंगे ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्रुव है, ये फोकस है, ये और जो बीच की दूरी होगा ना, यही होगा फोकस दूरी। यहाँ पे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर, अवतल दर्पण का उपयोग पूछ देगा आप लोगों को एग्जाम में, आप लोगों को पूछ देगा। अवतल दर्पण का उपयोग पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है। अगर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को जरूर पूछेगा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करनी चाहिए और कहाँ होता है, ये आप लोगों को पूछ देगा। यहाँ देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, हजामती दर्पण में, गाड़ी के अग्रदीपों में किया जाता है, गाड़ी के अग्रदीपों में किया जाता है। यानी सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले देखिए दूसरा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर, अगर देखे होंगे गाड़ी के साइड में जो आईना लगा होता है उसको पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप लोगों को ये भी बात समझ में आ गई। दर्पण सूत्र हमारे ये हर एक एग्जाम में पूछता है। दर्पण सूत्र आप लोगों को पूछबे करेगा, दर्पण सूत्र पूछेगा यहाँ पे। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे जहाँ u बराबर वस्तु की दूरी होता है, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है और f बराबर फोकस दूरी होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहेंगे। आप लोगों को इसका परिभाषा याद हो गया होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो भी प्रतिबिंब है उसका ऊंचाई, और बीम का जो ऊंचाई है यानी कोनो वस्तु का जो ऊंचाई है उसका ऊंचाई के अनुपात को, दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन कहेंगे। ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला ये होता है, आवर्धन बराबर h2/h1 बराबर -v/u। यहाँ देखिए, जहाँ h1 होता है बीम की ऊंचाई, h2 होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये सभी चीज़ें, ये क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 था, इस सभी क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। इस टाइप का आप देखिए, आप लोगों को एग्जाम में ये जितना क्वेश्चन बताए हम, इस सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। अगर ये याद रख लिए ना, इस चैप्टर से एक को क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा जिंदगी भर, मेरा वादा है। चलिए सबसे पहले यहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।